नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्ध बूस्ट चैनल पर, जहां हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मेडिटेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर जिंदगी की गहरी सच्चाइयों को समझते हैं। आज की यह चर्चा आपको बताएगी कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड, बचपन की प्रोग्रामिंग और हमारी सोच, चाहे वो स्कैर्सिटी हो या अबंडेंस, सीधे हमारे पैसे और अवसरों के फ्लो को प्रभावित करती है। अगर आपने पैसा की एनर्जी पर यह चर्चा मिस कर दी, तो आप पैसों से जुड़ी कई अहम बातों को समझने से चूक सकते हैं। इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, बचपन से ना हमें पैसों को लेकर एक बहुत ही सीधा सा फंडा सिखाया जाता है। पसीना बहाओ, कड़ी मेहनत करो और बस पैसा बनाओ। हाँ बिल्कुल, और लॉजिक तो यही कहता है कि जो इंसान जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसका बैंक बैलेंस उतना ही बड़ा होना चाहिए। सही बात है, पर सच बताऊं तो जब हम अपनी रियल लाइफ में आसपास देखते हैं ना, तो ये फॉर्मूला पूरी तरह से फेल नजर आता है। एग्जैक्टली। कुछ लोग दिन रात कोल्लू के बैल की तरह काम करते रहते हैं, दो शिफ्ट में नौकरी चल रही है। हाँ, और फिर भी महीने के आखिर में उनके हाथ बिल्कुल खाली रह जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद फिजिकली उतनी भागदौड़ नहीं करते, पर पैसा, नए मौके, सफलता, मतलब किसी चुंबक की तरह उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। और ये विरोधाभास हर उस इंसान को परेशान करता है जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। बिल्कुल, मुझे भी हमेशा यही लगता था कि शायद ये सिर्फ किस्मत का खेल है, पर आज हमारे पास जो स्रोत है ना, उन्होंने इस सोच को पूरी तरह पलट दिया है। सही कहा, और इसीलिए आज का ये डीप डाइव बहुत स्पेशल होने वाला है। हाँ, आज की हमारी इस खास चर्चा का मकसद बहुत ही चर्चित किताब मनी इज एनर्जी की समरी और उससे जुड़े कई दिलचस्प पहलुओं को समझना है। ये चर्चा उन सभी लोगों के लिए है जो हमेशा सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि मेहनत और बैंक बैलेंस के बीच की वो कौन सी अदृश्य कड़ी है जिसे हम मिस कर रहे हैं। तो आज हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर है। अगर पैसा सिर्फ एक निर्जीव वस्तु या गणित का हिस्सा नहीं है, तो फिर असल में ये है क्या? इस किताब का जो कोर मैसेज है ना, अगर हम उसे क्वांटम फिजिक्स के कुछ बेसिक रूल्स के साथ रखकर देखें तो बात बहुत साफ हो जाती है। अच्छा, मतलब साइंस और पैसे का कनेक्शन? बिल्कुल। दुनिया की हर चीज की तरह पैसा भी अपने आप में एक जीवित ऊर्जा है, एक ऐसी एनर्जी जो लगातार प्रवाहित होना चाहती है, यानी फ्लो करना चाहती है। ओके, फ्लो करना चाहती है। हाँ, और सबसे जरूरी बात यह है कि ये ऊर्जा हमारे हर विचार, हमारी गहरी भावनाओं और हमारे इरादों के साथ लगातार इंटरैक्ट कर रही है। मतलब हम जो सोच रहे हैं, पैसा उस पर रिएक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली। पैसा कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर कहीं रखी है और हमें जाकर बस उसे पकड़ लेना है। ये एक ऐसा प्रवाह है जिसके साथ हमें अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी होती है। फ्रीक्वेंसी मैच करने वाली बात थोड़ी गहरी लग रही है, पर इसको थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पर समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान है जो दिन रात अमीर बनने के सपने देख रहा है, खूब मेहनत भी कर रहा है, तो फिर वो इस पैसे की फ्रीक्वेंसी से बाहर कैसे हो सकता है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, इससे पहले कि हम पैसे को अपनी ओर खींचने की बात करें, हमें उस साइकोलॉजी को समझना होगा कि इंसान अनजाने में पैसे को खुद से दूर ढकेल रहा है। हाँ बिल्कुल। और इस पूरी समस्या की जड़ हमारे प्रेजेंट में नहीं, बल्कि हमारे अतीत में, हमारे बचपन में छुपी होती है। बचपन में? हाँ। वो कैसे? देखिए, हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ के सारे फैसले बहुत ही सोच समझकर प्योर लॉजिक के साथ ले रहे हैं, पर न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी दोनों मानते हैं कि हमारे 90% से ज्यादा निर्णय हमारा सबकॉन्शियस माइंड ले रहा होता है। बाप रे, 90%? हाँ, ये अवचेतन मन एक ऐसे सुपर कंप्यूटर की तरह है जिसमें हमारे पैदा होने से लेकर आज तक का सारा डेटा फीड हो चुका है। और इसमें सबसे गहरी प्रोग्रामिंग तब होती है जब हम 7 साल से कम उम्र के होते हैं। हाँ, 7 साल की उम्र तक। तो अगर हम उस टाइम के डेटा को देखें तो ज्यादातर मिडिल क्लास घरों में पैसों को लेकर क्या बातें होती हैं? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? हाँ, या फिर अमीर लोग हमेशा लालची होते हैं। पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है। या वो एक बहुत फेमस लाइन है ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। एग्जैक्टली। अब बचपन में जब एक बच्चा ये बातें सुनता है ना, तो उसका दिमाग लॉजिक नहीं लगाता। वो इन बातों को एक एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरह अपने सबकॉन्शियस में स्टोर कर लेता है। तो इसका मतलब उसके दिमाग में एक इनविजिबल दीवार खड़ी हो गई। बिल्कुल।
और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। जब वो बच्चा बड़ा होकर पैसा कमाने निकलता है तो उसका कॉन्शियस माइंड तो कहता है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है। हाँ, कि मुझे फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है, पर उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी पुरानी प्रोग्रामिंग पर चल रहा है। उसे अंदर ही अंदर लगता है कि अगर मैंने बहुत पैसा कमा लिया तो मैं भी लालची और बुरा इंसान बन जाऊंगी। ओह वाओ, तो हमारा दिमाग हमें बुरा इंसान बनने से बचाने की कोशिश कर रहा है। सही पकड़ा आपने। दिमाग पूरी ताकत लगा देता है उस पैसे को आपसे दूर रखने में। ये तो एक तरह का बहुत ही गहरा सेल्फ सैबोटाज हो गया। मतलब इंसान खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है और उसको आइडिया भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखिए, वो किसी जरूरी मीटिंग में लेट हो जाएगा या कोई बहुत अच्छी डील फाइनल होते होते अपने ही किसी गलत फैसले से तोड़ देगा और फिर सोचेगा कि यार मेरी किस्मत ही खराब है। जबकि असल में उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे उस पैसे से बचा रहा था। अगर इसे एनर्जी के नजरिए से देखें तो पैसे की अपनी एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ये स्वतंत्रता, विकास और प्रचुरता की ऊर्जा है। लेकिन जब एक इंसान डर, गिल्ट या इस शर्मिंदगी में जी रहा होता है कि पैसा मांगना बुरी बात है, तो वो एक बहुत ही लो वाइब्रेशन में होता है। अच्छा, इसको ना मैं एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करता हूँ। क्या ये एक एफएम रेडियो को ट्यून करने जैसा नहीं है? कैसा एफएम रेडियो? जैसे मान लीजिए समृद्धि और सफलता का जो ब्रॉडकास्ट है वो 98.3 एफएम पर चल रहा है, लेकिन इंसान ने अपने दिमाग का रेडियो डर और तंगी वाली 93.5 स्टेशन पर सेट किया हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही। अब वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वॉल्यूम कितना भी बढ़ा ले, उसे 98.3 का संगीत थोड़ी सुनाई देगा। उसे तो बस शोर सुनाई देगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही गलत है। ये एनालॉजी इस पूरी प्रोसेस को बहुत परफेक्ट तरीके से समझाती है। रेडियो का चैनल बदले बिना आप नया संगीत नहीं सुन सकते, और जब हम गलत फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो वो हमारी रियल लाइफ में साफ दिखता है। वो कैसे दिखता है? इसको सोर्सेज में दो बहुत ही अलग अलग माइंडसेट के रूप में समझाया गया है। एक है स्कार्सिटी माइंडसेट यानी कमी का नजरिया, और दूसरा है अबंडेंस माइंडसेट यानी प्रचुरता का नजरिया। स्कार्सिटी माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहना कई बार बड़ा एग्जॉस्टिंग होता है यार। हाँ, क्योंकि उनका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि उनके पास क्या नहीं है। सही बात है। उन्हें लगता है कि दुनिया में सफलता और पैसा बहुत लिमिटेड है। अगर उनके किसी दोस्त को प्रमोशन मिल गया तो उन्हें खुशी नहीं होती। उन्हें गहरी जलन या डर महसूस होता है, जैसे किसी और की सफलता ने उनके हिस्से का कोई स्लाइस चुरा लिया हो। एग्जैक्टली। उनके दिमाग की वायरिंग ऐसी हो चुकी है कि हर सोल्यूशन में भी उन्हें एक नई प्रॉब्लम नजर आती है। और इसके बिल्कुल अपोजिट होता होगा अबंडेंस माइंडसेट। हाँ, और देखिए, ये सिर्फ एक फेक पॉजिटिविटी नहीं है, ये एक गहरा विश्वास है कि इस दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है। सफलता कोई पिज्जा नहीं है कि 8 स्लाइस खत्म हो गए तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये बढ़िया था पिज्जा वाला एग्जाम्पल। इस किताब में जो राहुल का एग्जाम्पल है ना, वो इस बात को बहुत शानदार तरीके से क्लियर करता है। हाँ, राहुल की स्टोरी बहुत रिलेटेबल है। इमेजिन कीजिए, एक लड़का है राहुल, महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं और उसके अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए बचे हैं। अब अगर उसका माइंडसेट स्कार्सिटी वाला है तो उसका दिमाग तुरंत सर्वाइवल मोड में चला जाएगा। बिल्कुल, वो पैनिक करने लगेगा। वो खुद को कमरे में बंद कर लेगा, टेंशन में रहेगा कि अगले दिन कैसे कटेंगे, और डर के मारे उसका दिमाग कोई नया आइडिया सोच ही नहीं पाएगा। लेकिन आप दूसरे राहुल को देखिए, जिसका माइंडसेट अबंडेंस वाला है। बैंक में उसके पास भी सिर्फ 500 रुपए ही हैं। पर वो पैनिक नहीं करेगा। नहीं, वो शायद उन 500 रुपयों में से 100 रुपए की एक बढ़िया कॉफी पिएगा, किसी कैफे में बैठेगा और अपने स्किल्स का यूज करके नया फ्रीलांस प्रोजेक्ट ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे अपनी काबिलियत और यूनिवर्स पर भरोसा है। सही कहा। पहला राहुल डर से पैरालाइज हो गया, जबकि दूसरे ने उसी सिचुएशन में नए मौके पैदा कर लिए। ऐसा ही एक एग्जाम्पल श्रेया का भी तो है। वो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती थी। हाँ, श्रेया की स्टोरी भी कमाल की है। उसके पास वीडियो शूट करने के लिए कोई महंगा कैमरा या सेटअप नहीं था। अब अगर वहाँ कमी वाला माइंडसेट होता तो वो सोचती कि जब 1 लाख रुपए का सेटअप आएगा तभी शुरू करूंगी, और बस वेट ही करती रह जाती। लेकिन उसने क्या किया? उसके पास जो टूटा फूटा पुराना फोन था, उसने उसी से खिड़की की रोशनी में वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसने रिसोर्सेज की कमी को रुकावट नहीं बनने दिया, और आज देखो बड़े बड़े ब्रांड्स उसे फोन गिफ्ट करते हैं। पर रुकिए, यहां मैं एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठाना चाहता हूं। जी, पूछिए।
ये राहुल और श्रेया की बातें सुनने में बहुत मोटिवेटिंग लगती हैं, पर मान लीजिए कोई इंसान सच में बहुत गहरे फाइनेंशियल क्राइसिस में है, उसके पास घर के बिल भरने के पैसे नहीं है। ऐसे में अगर हम कहें कि बस प्रचुरता महसूस करो, तो क्या ये एक तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है? ये सवाल आना बहुत लाजमी है। मतलब जब असल जिंदगी में इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हो, तो दिमाग को इस बात का यकीन कैसे दिलाया जाए कि सब ठीक है? देखिए, अबंडेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने कर्जे के पेपर को देखकर कहें कि ये तो है ही नहीं। ये रियलिटी को नकारना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे होगा ऐसी परेशानी में? इसे न्यूरोलॉजी से समझते हैं। जब इंसान डर की बहुत लो फ्रीक्वेंसी में होता है तो उसका नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। अच्छा, ऐसे में हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो एक तरह से शट डाउन हो जाता है। दिमाग सिर्फ खतरे पर फोकस करता है। तो मतलब रास्ता सामने भी हो तो दिखाई नहीं देगा। एग्जैक्टली। इसे साइकोलॉजी में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का असर भी कहते हैं। जिस चीज पर फोकस करोगे वही दिखेगी। तो जब इंसान डर से हटकर ग्रैटिट्यूड पर आता है, तो वो सिर्फ अच्छा इंसान बनने की कोशिश नहीं कर रहा, वो एक्चुअली अपने दिमाग की वायरिंग बदल रहा है। जब आप उस भारी टेंशन के बीच भी एक पल रुककर गहरी सांस लेते हैं और जो कुछ आपके पास है उसके लिए थैंकफुल होते हैं, तो आप अपनी नर्वस सिस्टम को शांत कर रहे होते हैं। वाओ, मतलब सर्वाइवल मोड से बाहर आना। हाँ, और इस शांत ऊर्जा में ही आपको वो आइडियाज और रास्ते नजर आते हैं जो डर के अंधेरे में गायब थे। ये वाकई बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। हम हालात को इग्नोर नहीं कर रहे, बल्कि उनसे निपटने के लिए खुद को मेंटल लेवल पर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक समझा आपने। तो चलिए, ये तो समझ आ गया कि ये बचपन की प्रोग्रामिंग, एनर्जी ब्लॉक्स और डर ही असली रुकावट है। पर सवाल यह है कि इन गहरी जड़ों को प्रैक्टिकली उखाड़ा कैसे जाए? किसी भी ब्लॉक को हटाने का सबसे पहला कदम होता है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। अवेयरनेस मतलब अपने विचारों को नोटिस करना। हाँ, जब तक आपको यही नहीं पता कि किस पाइप में कचरा फंसा है, आप फ्लो कैसे ठीक करेंगे? लोगों को ऑब्जर्व करना होगा कि जब वो किसी अमीर इंसान को देखते हैं या कोई बड़ा बिल भरते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है। क्या वो जलन है या डर है? इस फीलिंग को पकड़ना जरूरी है। और इस अवेयरनेस के बाद जो दूसरा स्टेप है ना, वो मुझे स्पेसिफिकली बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल लगा। आप सेल्फ फॉरगिवनेस की बात कर रहे हैं ना? हाँ, खुद को माफ करना। हम में से ज्यादातर लोग अपने पुराने फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर खुद को ही सजा देते रहते हैं। मैंने वो प्रॉपर्टी क्यों नहीं खरीदी, मैंने वहां पैसे क्यों बर्बाद किए। और वो गिल्ट फिर से आपको उसी लो फ्रीक्वेंसी में खींच लेता है। खुद को माफ करना उस गिल्ट के भारी बोझ को जमीन पर रख देने जैसा है। इन ब्लॉक्स को हटाने के लिए रीमा की जो कहानी इस समरी में दी गई है, वो एक बहुत बढ़िया केस स्टडी है। रीमा की कहानी तो सच में इंस्पायरिंग है। वो एक छोटे शहर की आम लड़की थी। सैलरी सिर्फ 18,000 रुपए थी। हमेशा पैसों की तंगी चलती थी। फिर उसने एक डायरी बनाई जिसका नाम रखा माय अबंडेंट लाइफ। हाँ, और उस डायरी में उसने शिकायतें लिखना बंद कर दिया। उसने हर रोज यूनिवर्स को एक्स्ट्रा पैसों के लिए धन्यवाद लिखना शुरू किया। ऐसा बिहेव किया जैसे प्रचुरता पहले से मिल चुकी है। अगर 50 रुपए भी मिले तो डीप ग्रैटिट्यूड दिखाया। शुरू में तो ऐसी चीजों पर खुद पर ही हंसी आती है कि 18,000 में क्या अबंडेंस। पर जादू तब होता है जब आप लगातार ये प्रैक्टिस करते हैं। सही बात है। कुछ ही महीनों में उसको फ्रीलांस काम मिलने लगे, ऑफिस से अनएक्सपेक्टेड बोनस मिला और देखते ही देखते उसकी इनकम 98,000 से 1,20,000 तक पहुंच गई। नोट करने वाली बात यह है कि इंसान वही था, इकोनॉमी वही थी, बदला तो सिर्फ उसका माइंडसेट और एनर्जी का फ्लो। एकदम। इसके लिए उसने कुछ टेक्निक्स भी यूज की, जैसे डेली अफर्मेशंस। पर मैंने देखा है लोग बस रट्टे मारते हैं, मैं धन का चुंबक हूँ। ऐसे रटने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जानता है आप झूठ बोल रहे हैं। तो सही टेक्निक क्या है? सही टेक्निक है मिरर वर्क। आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखकर पूरे एहसास के साथ कहना कि मैं समृद्धि का स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। ये सबकॉन्शियस को हैक करता है। एक और टेक्निक जो मुझे बहुत फिजिकल और इंटरेस्टिंग लगी वो है राइट एंड रिलीज। हाँ, जहाँ आप अपने डर को कागज पर लिखते हैं। अपनी जितनी इनसिक्योरिटी है पैसों को लेकर सब लिख दो और फिर उस कागज को फाड़ कर फेंक दो। जब दिमाग उसे फिजिकली फटते हुए देखता है तो वो एक साइकोलॉजिकल रिलीज होता है। बिल्कुल। पर इन सब के बीच एक चीज जो लोग मिस कर जाते हैं वो है एक्शन।
हाँ, सिर्फ आईने के सामने बोलने से आसमान से पैसों का सूटकेस थोड़ी गिरेगा। वही तो, जब आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं तो यूनिवर्स आपको नए आइडियाज देता है। इसे कहते हैं इंस्पायर्ड एक्शन। आपको उन इशारों को समझकर काम करना होता है। इसे मैं एक एनालॉजी से जोड़ता हूँ। ये एक पौधे की तरह है जिसकी जड़ में बड़ा सा पत्थर फंसा है। अच्छा, अब आप ऊपर से कितना भी पानी डालते रहें, यानी कड़ी मेहनत करते रहें, यानी एक्शन, जब तक वो एनर्जी ब्लॉक वाला पत्थर नहीं हटेगा, पैसा यानी वो पौधा ग्रो नहीं करेगा। बहुत सुंदर एनालॉजी है। ब्लॉक हटाना एनर्जी वर्क है और एक्शन वो पानी है। पर पता है, जब ये ब्लॉक हट जाते हैं और पैसा आने लगता है, तब लोग एक नई गलती करते हैं। कौन सी गलती? डर के मारे उस पैसे को कसकर पकड़ने लगते हैं। उन्हें लगता है फिर मिलेगा या नहीं, इसलिए बस जमा करते रहो। और वहीं से वो वापस स्कैर्सिटी एनर्जी में लौट आते हैं। सोर्सेज में इसको बहुत खूबसूरती से समझाया है। पैसा एक बहती नदी या हमारी सांस की तरह है। सांस की तरह? हाँ, अगर आप सांस को खींचकर रोक लें डर के मारे, तो कुछ ही सेकंड में घुटन होने लगेगी। सांस रोक कर रखना लाइफ को बचाना नहीं है। लाइफ को रोकना है? वाह। वैसे ही पैसे को रोक कर रखने से उसकी ऊर्जा सड़ने लगती है। पैसे को बिना किसी गिल्ट के रिसीव करना सीखना चाहिए। ये रिसीव करने वाला पॉइंट बहुत रिलेवेंट है हम इंडियंस के लिए। हमें तो कॉम्प्लीमेंट तक ठीक से रिसीव करना नहीं आता। कोई बोलेगा शर्ट अच्छी है, तो बोलेंगे अरे ये तो 4 साल पुरानी है, सेल में ली थी। सही कहा। हम उस अच्छी एनर्जी को वहीं ब्लॉक कर देते हैं। हमें पैसे को पूरे सम्मान के साथ और हक से स्वीकार करना चाहिए। और खर्च करते टाइम भी तो लोग रोते हैं। बिल आता तो बोलते हैं हे भगवान, इतना बड़ा बिल, लूट रहे हैं सब। वही माइंडसेट तो बदलना है। जब बिल भरें तो यूनिवर्स को धन्यवाद दें कि उस सर्विस से आपकी लाइफ आसान हुई, और सबसे बड़ी बात, आपके पास उसे चुकाने की क्षमता है। अपने बटुए यानी वॉलेट को साफ रखना, नोटों को ठीक से रखना भी उसी सम्मान का हिस्सा है। बिल्कुल। और इसी फ्लो में एक और जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, जेनरोसिटी, यानी देने की भावना। जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपना समय, स्किल्स या पैसा दूसरों को देते हैं, हाँ, इससे यूनिवर्स को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है कि आपके पास पहले से ही प्रचुरता है, और वो ऊर्जा कई गुना होकर वापस आती है। इसके लिए वो विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं ना, कि यूनिवर्स से एक सुनहरी रोशनी आपकी तरफ आ रही है। हाँ, और आप प्रचुरता से घिरे हुए हैं। तो इस सब से एक सवाल दिमाग में पॉपअप होता है, क्या इसका मतलब है कि सेविंग करना ही गलत है? नहीं नहीं, सेविंग करना बिल्कुल गलत नहीं है। फर्क इस बात का है कि आप किस इरादे से, किस इंटेंशन से सेविंग कर रहे हैं। इरादा? हाँ, मतलब दर और विकास के बीच का फर्क। बिल्कुल। अगर आप किसी नए बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचा रहे हैं तो वो ग्रोथ की ऊर्जा है। पर अगर आप सिर्फ इसलिए बचा रहे हैं कि कल को कोई बड़ी बीमारी आ गई तो एक तरह से हम उस बीमारी को ही इनवाइट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। डर से की गई बचत नेचुरल फ्लो को रोकती है। इरादा ही सब कुछ तय करता है। कमाल की चर्चा रही है। तो अगर हम इस डीप डाइव के मेन टेकअवेज को समेटें तो पहली बात यह है कि पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, एक इंटरनल एनर्जी है। दूसरी बात, अपने अवचेतन मन के डर और ब्लॉक्स को साफ करें और स्कैर्सिटी के माइंडसेट को छोड़कर अबंडेंस माइंडसेट अपनाएं। हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट, पैसे को बिना डर के फ्लो होने दें। सही तरीके से कमाएं, सम्मान से खर्च करें और खुले दिल से बांटें। क्योंकि देखिए, नॉलेज तभी पावर बनती है जब वो आपकी डेली हैबिट्स में बदल जाए। मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और क्लियर इंटेंशन सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाते, ये आपकी लाइफ से स्ट्रेस को हटाकर एक गहरी मानसिक शांति भी लाते हैं। सही कहा। तो दोस्तों, अगर आपको पैसे की एनर्जी, माइंडसेट और उसके फ्लो पर यह चर्चा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बुद्ध बूस्ट पर हम आगे भी ऐसी ही गहरी चर्चाएं लेकर आते रहेंगे जो न सिर्फ आपकी सोच बदलेंगी बल्कि आपकी फाइनेंशियल और मानसिक ग्रोथ में भी मदद करेंगी। धन्यवाद।